हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। 12 दिनों की 12 महीने की करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 5। इसके पहले ऑलरेडी 4 पार्ट हमने कवर किए हैं, जिसमें कि मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का डेटा कवर कर लिया है। रिसेंटली ये सीरीज रोकी गई थी, कारण आप सभी जानते हैं। बीपीएससी एग्जाम को हम टारगेट कर रहे थे, जो कि होने थे आपके 26 जुलाई को, लेकिन ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं। कोई नई डेट तो नहीं आई है, तो मैंने सोचा क्या यहां से हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ले जाना पड़ेगा यदि ज्यादा डिले होता है तो, इसलिए मैं इस पर थोड़ा विचार कर रही थी। पर कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए हम जनवरी फरवरी कवर कर लेते हैं और इसके बाद जुलाई 2026 का करंट अफेयर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसे महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो जो सुनेत्रा पवार हैं, ये फरवरी के महीने में एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से इन्हें यानी कि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री चुना गया है। इन्हीं के जो हस्बैंड थे अजीत पवार, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। सवाल दूसरा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? हम फ्रेंच ओपन डिस्कस कर चुके हैं, जो कि साल भर में होने वाला दूसरा ग्रैंड स्लैम है। यदि आप लोगों ने मई महीने का करंट अफेयर देखा होगा तो आपको मालूम होगा। हालांकि जो विंबलडन ओपन है ये मैं जुलाई मंथली में कवर करा दूंगी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि साल भर में होने वाला टेनिस का पहला ग्रैंड स्लैम है, जो कि जीत लिया है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। और कार्लोस अल्कराज ने हराया किसे है? नोवाक जोकोविक को, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ये उनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और कुल मिलाकर के 7वां मेजर खिताब था। अगला सवाल है, किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है? तो एलेना रायबाकिना, जो कि बिलोंग करती है कजाकिस्तान से, इन्होंने फाइनल में बेलारूस की अरियाना सबालेंका को हरा करके वुमेन सिंगल का टाइटल अपने नाम किया। सवाल चौथा है, किस राज्य के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के 2026-27 विश्व धरोहर मूल्यांकन के लिए ऑफिशियली तौर पर नॉमिनेट किया गया है? तो लिविंग रूट ब्रिज ये आप मेघालय में देखते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे मेघालय की खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा जिन किलिंग जिक्र कहा जाता है। और ये पुल फाइलिक्स इलास्टिका नामक रबड़ के पेड़ों की जड़ों को दिशा देकर के बनाया जाता है। ये है लिविंग रूट ब्रिज का एग्जाम्पल। ये जड़ों से बने हैं, मतलब नेचुरली बने हुए, ऐसा नहीं कि किसी इंसान ने इन्हें बनाया है। सवाल पांचवा है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया? तो यही जो साल है 2026 का यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर्स के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। यदि बात की जाए यूनाइटेड नेशंस की, 24 अक्टूबर 1945 फॉर्मेशन ईयर, न्यूयॉर्क अमेरिका में हेडक्वार्टर, एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, ये वर्तमान में इसके महासचिव हो जाएंगे। सवाल छठवा है, नगोबा जतारा आदिवासी संस्कृति का जो आयोजन है, फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तेलंगाना में रिसेंटली किया गया है। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के केसलापुर गांव में यह आयोजित किया गया है। मेश्राम कबीले गोंड जनजाति के द्वारा 10 दिनों का ये फेस्टिवल था। मैंने आपको समक्का सरक्का फेस्टिवल के बारे में बताया था। समक्का सरक्का फेस्टिवल, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जनजाति फेस्टिवल है। इसी के बाद दूसरे नंबर पर आपका नगोबा जतारा फेस्टिवल आता है। सवाल सातवां है, किस राज्य के रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी बौद्ध स्थलों को यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया? तो इनकी लोकेशन ओडिशा में है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसे यूनेस्को के मतलब विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देने की अस्थायी लिस्ट में ऐड किया गया है। और ये स्थल डायमंड ट्रायंगल के रूप में जाने जाते हैं। तीनों स्थल ओडिशा के जहाजपुर और कटक जिले में है। ये वही कटक है जहां पर भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। धार्मिक महत्व ऐसा माना जाता है कि इन स्थलों पर बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख संप्रदाय जो थे, हीनयान, महायान और वज्रयान, इसका प्रचार हुआ था। अगला सवाल है, 13वें नंबर का भारत किर्गिस्तान संयुक्त अभ्यास कंजर 13 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आयोजन इसका फरवरी के महीने में असम में किया गया था। असम में इसका 13वां संस्करण 4 से 17 फरवरी तक किया गया। ये भारत किर्गिस्तान के बीच होने वाली वार्षिक संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2011 से की गई थी। सवाल नंबर 9 है, दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन जिसका नाम है हेवन 1, ये किस देश ने या किस देश में विकसित किया जा रहा है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अमेरिका स्थित स्टार्टअप वास्ट स्पेस अब हेवन वन नाम का एक कॉम्पैक्ट कमर्शियल अंतरिक्ष स्टेशन को लॉन्च करने की दिशा में काम कर रहा है, जो सरकारी नेतृत्व से निजी संचालन की एक महत्वपूर्ण बदलाव का भी संकेत है। वैसे अमेरिका की जो नेशनल स्पेस एजेंसी, इसका नाम नासा है, जो कि फिलहाल अपने मिशन आर्टेमिस 2 के कारण चर्चे में थी, जो कि इसका दूसरा मून मिशन रहा था। 50 वर्षों के बाद, यानी अपोलो के बाद ये गया था। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी कि पाई 2.0 में पहला स्थान किस राज्य को दिया गया, तो त्रिपुरा इसमें पहले स्थान पर रहा है। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम समिति ने 88.44 अंकों के साथ देश भर में पहला स्थान हासिल किया। ओवरऑल यदि देखा जाए तो त्रिपुरा को 2.5 लाख से अधिक पंचायतों के मूल्यांकन के साथ सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त हुई है। सवाल 11वां है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के सदस्य में चुनी गई ईरान की पहली महिला कौन बनी है, तो इनका नाम हो जाएगा सोरिया अघाई हाजी आगहा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए, ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी है ये जो सोरिया अगाई, ये फरवरी के महीने में इटली के मिलान में आयोजित 145वें इंटरनेशनल ओलंपिक सत्र के दौरान इन्हें निर्वाचित किया गया है और इस चुनाव के साथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की वर्तमान में यानी कि सबसे कम उम्र की सदस्य भी ये बन गई हैं। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य में चुनी गई है, जबकि इसकी अध्यक्ष भी पहली महिला हैं, जिनका नाम क्रिस्टी कॉन्वेंट्री है, वो जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर ऑप्शन में मैंने लिखा भी है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष है। शेखा नासिर अल नौबैस जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष है। रियाना बरनाबी जो है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम हो जाएगा। यहां से बात की जाए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, 1894 फॉर्मेशन ईयर, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। ओलंपिक के 5 छल्ले आप देखते हैं जो कि 5 महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, येलो कलर और यहां पर आपका ग्रीन कलर। 5 महाद्वीप कौन कौन से, ये तो ओशिनिया को रिप्रेजेंट करेगा ग्रीन कलर, येलो कलर एशिया को, ब्लू कलर यूरोप को, ब्लैक कलर जो है BLACK, ब्लैक कलर जो है अफ्रीका को रिप्रेजेंट करेगा, ब्लू ब्लैक रेड येलो ग्रीन और रेड कलर ये आपका अमेरिका वाले क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। सवाल 12वां है, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश जो कि बन गया है स्पेन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। मतलब कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो संचेज, इन्होंने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान अपने संबोधन में इस बात का उल्लेख किया है और ये प्रतिबंध यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 सप्ताह के भीतर लागू होने की संभावना है। ये हम फरवरी में देख रहे थे, लेकिन अब ये लागू हो चुका है। यदि पूछा जाए दुनिया का ऐसा पहला देश जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया था, तो ये था ऑस्ट्रेलिया। एशिया का पहला देश पूछा जाता तब आंसर इंडोनेशिया था। भारत का पहला राज्य जो ऐसा करने जा रहा है ये कर्नाटक बनने जा रहा है और स्पेन यूरोप का ऐसा पहला देश जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया। 39 नंबर का जो सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला था 2026 का आयोजन जो है ये किया गया हरियाणा के फरीदाबाद में। 1 फरवरी 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया जो कि 15 दिनों तक चला है। भागीदार देश इजिप्ट था। थीम राज्य इसमें उत्तर प्रदेश और मेघालय। थीम थी स्थानीय से वैश्विक। हाल ही में प्रदान किए गए 38 ग्रैमी अवार्ड जो कि इस क्षेत्र से संबंधित है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये संगीत क्षेत्र का सम्मान है। आप लोगों ने हनी सिंह का वो गाना तो जरूर सुना होगा, जिस दिन मैं ग्रैमी ले आऊंगा, है ना। तो ये ग्रैमी अवार्ड की ही बात की जा रही है। भारतीय सितार वादक है अनुष्का शंकर, इन्हें 2 ग्रैमी नॉमिनेशन मिले और भारत से 13वीं बार ग्रैमी के लिए नॉमिनेशन मिला है। किस देश ने खबारोस्क परमाणु पनडुब्बी लॉन्च की जो कि पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन ले जाने में सक्षम है। तो यहां हम डिस्कशन कर रहे हैं रशिया के बारे में। रशिया ने अपनी निर्मित जो नवीनतम परमाणु चालित पनडुब्बी, नाम जिसका हो जाएगा खाबरोस्क, ये लॉन्च किया, जिसे परमाणु सक्षम अंडर वाटर ड्रोन पोसाइडन को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में पोसाइडन को अक्सर डूम्सडे ड्रोन भी कहा जाता है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा थंडर्स ने ये अपने नाम किया है। किसे हरा करके? दिल्ली दंगल वॉरियर्स के खिलाफ ये जीत हासिल करी है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसमें
टूरान बायरा मूव रहे हैं। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में रहे हैं नेहा सांगवान। आयोजन इसका नोएडा इंडोर स्टेडियम यूपी में किया गया। अगला सवाल है, वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने। किसे हरा करके? दिल्ली कैपिटल को हरा करके। देखिए, महिलाओं के आईपीएल की शुरुआत की गई 2023 में। 2024, 25 और 26 4 एडिशन इसके हो चुके हैं। एक कॉमन फैक्ट आप याद रखें, जो दिल्ली कैपिटल है ये चारों एडिशन में रनर अप रहा है, यानी कि उपविजेता रहा है। इसका जो पहला एडिशन था मुंबई इंडियंस ने जीता, तीसरा एडिशन मुंबई इंडियंस ने जीता, दूसरा एडिशन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता, चौथा एडिशन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीता। अगला सवाल है, अच्छा यहाँ पर ये भी मेंशन है, इसमें प्लेयर ऑफ द फाइनल स्मृति मंधाना रही, 87 रन बनाए इन्होंने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोफी डिवाइन रही हैं। ऑरेंज कैप यानी कि पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए तो स्मृति मंधाना ने 377 रन बनाए। पर्पल कैप जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए तो ये सोफी डिवाइन ने जीता है 17 विकेट के साथ में। और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला है नंदिनी शर्मा को। सवाल 18वां है, भारत के पहले सहकारी आधारित राइडिंग हेलिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा भारत टैक्सी। जिसे आप ओला उबर का इस्तेमाल करते हैं, सेम वैसे ही एक सरकारी टैक्सी सर्विस है जिसका नाम भारत टैक्सी है। अब ये अन्य राइड ऐप से क्यों अलग है भारत टैक्सी? तो भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत ड्राइवर ओनरशिप है। निजी कंपनियों के अपोजिट इसमें ड्राइवर स्वयं हितधारक बनते हैं। मुनाफे का सीधा हिस्सा ड्राइवरों को मिलता है, जिससे उन्हें सम्मान और आर्थिक सुरक्षा भी मिल जाती है। किस राज्य में देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया गया? तो बुजुर्गों के लिए एल्डरली बजट लेकर के आई है केरला गवर्नमेंट। और पहली बार बुजुर्गों का ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में, जिसे आप वृद्ध जन बजट भी कह सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जो हमारे सीनियर सिटीजनशिप है, इनके ध्यान में रखते हुए ये लाया गया है। एल्डरली बजट या वृद्धजन बजट आप कह सकते हैं, एक विशिष्ट बजट दस्तावेज है जिसमें सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, स्वास्थ्य, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा के लिए आवंटन धन को एक जगह प्रस्तुत करती है। ये केरल जैसे राज्यों द्वारा अपनी बढ़ती बुजुर्ग आबादी के लिए पेश किया गया, जो मुख्य रूप से पेंशन और चिकित्सा सुविधाओं पर खर्च की जाती है। अब इस योजनाओं से जुड़ी कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में यदि हम देखें तो यहाँ पर टैक्स में छूट दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा को बढ़ा करके 12 लाख रुपए तक करने की घोषणा की गई और बुजुर्गों की ब्याज आय पर टैक्स कटौती सीमा जो है ये 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख की गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर फोकस होता है। अगला सवाल है, जनवरी 2026 में कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाली दुनिया की पहली खुदरा कंपनी बनी है, यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट रिटेल फर्म? तो ये बन गई है वॉलमार्ट इंक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। वॉलमार्ट जो है राजस्व के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा कंपनी है। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक भारत को कुपोषण मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? देखिए, भारत को कुपोषण मुक्त बनाने का जो लक्ष्य भारत सरकार का, ये 2025 तक का रहा। यहां मेंशन है 2025 तक ये पूरा हो जाना था, जिसके तहत पोषण अभियान शुरू किया गया था। हालांकि आप ये याद रखें, संयुक्त राष्ट्र का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके अनुरूप अब इस लक्ष्य को 2030 तक सभी रूपों में कुपोषण समाप्त करने के लिए व्यापक एजेंडे के साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो 2020-25 में होना था, नहीं हो पाया है। आपको मालूम होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 6 से जारी किया गया, इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की सबसे अधिक व्यापकता जो है ये मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। कुपोषण यानी कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्लांट जिसकी क्षमता 600 मेगावाट की है, ये पूरी क्षमता के साथ चालू हो गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओंकारेश्वर बांध, मतलब ये नर्मदा नदी पर जो की है, यहाँ पर ये विकसित किया गया, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजनाओं में से एक है। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हरा करके 6ठी बार अंडर-19 वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो भारतीय क्रिकेट टीम ने अभी हराया है किसे? तो आंसर इसका हो जाएगा
इंग्लैंड को यहाँ पर 100 रनों से हरा करके भारतीय टीम विजेता रही है। अंडर 19 यानी कि 19 साल से कम के एथलीट इसमें खेलते हैं। इंडिया ने 4 साल बाद ये टूर्नामेंट जीता है। टीम ने पिछला टाइटल 2022 में जीता था। 2024 के सीजन में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था और इसी जीत के साथ भारत ने लगातार चौथा आईसीसी टूर्नामेंट भी जीता है, क्योंकि इंडिया ने पिछले साल वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप नवंबर में जीता, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती और 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता था। हालांकि 2026 का भी T20 वर्ल्ड कप हो चुका है पुरुषों का विजेता यहाँ पर भारत है और महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप जो जीत लिया है 2026 का ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार 90, 88, 2002, 2010 और 24 में खिताब अपने नाम की। अंडर 19 की मैं बात कर रही हूँ, है ना। भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश को हराया है पूछा जा रहा है। तो यदि मैं ऑप्शन में इंडिया लिखती तो इंडिया विजेता है, किसे हराया है तो ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। अगला सवाल है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लिटरेचर के बाद अब हेरिटेज सेफ्टी सिटी का दर्जा दिया। तो आंसर इसका कोझिकोड हो जाएगा। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि इसी कोझिकोड को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्य शहर के रूप में मान्यता दी गई थी और अब इसे रचनात्मक शहरों के नेटवर्क UCCN में शामिल कर लिया गया है। सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड है केरला में 2023 में घोषित किया गया था। विशेषता क्या है, 500 प्लस यहाँ पर लाइब्रेरी, समृद्ध साहित्यिक परंपरा है। ग्वालियर को भी हालांकि 2023 में ही सिटी ऑफ म्यूजिक यानी कि भारत के पहले संगीत शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। क्राफ्ट सिटी के रूप में श्रीनगर को चुना गया है। पिंक सिटी कहलाती है यहाँ पर जयपुर। निम्नलिखित में से कौन है जो कि 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला बना। तो ये राजस्थान का अलवर जिला हो जाएगा। राजस्थान के अलवर जिला जो है केंद्र सरकार की 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला बना। बालोद जो है ये बाल विवाह मुक्त जिला बना है भारत का पहला। कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। और ऑनलाइन अदालत जो है ये पूरी तरीके से जो शुरू की गई कोल्लम केरला में की गई थी। अच्छा, कई पेन्योर यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है तो याद रखें। बायो हैप्पी जिला इसे घोषित किया गया था, अरुणाचल प्रदेश में यह है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में किस खिलाड़ी ने 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर के गोल्ड मेडल जीता है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा मीराबाई चानू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ओलंपिक रजत पदक विजेता रही मीराबाई चानू, इन्होंने राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिलाओं के 48 किलोग्राम की कैटेगरी में ये खिताब जीतते हुए 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। कई बार की वर्ल्ड चैंपियन विजेता मीराबाई चानू ने कुल 205 किलोग्राम, स्नैच में 89, क्लीन एंड जर्क में 116 किलोग्राम का वजन उठाया, जिससे वह स्नैच, क्लीन और जर्क में कुल प्रयास में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया। आयोजन इसका किया गया है UAE के शहर दुबई में। थीम क्या थी, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। रिसेंटली एक एग्जाम में इसकी थीम पूछी गई, ये नहीं पूछा गया कि आयोजन कहाँ किया गया था। इस चर्चा का जो मुख्य फोकस रहा है ये इनोवेशन, सतर्कता, तकनीक सहयोग और सार्वजनिक नीति के भविष्य पर रहा है। केरल के बाद भारत में बर्ड एटलस जारी करने वाला जो दूसरा राज्य बना ये हो जाएगा गोवा। अभी बर्ड एटलस होता क्या है, बर्ड एटलस वैज्ञानिक ग्रिड आधारित सर्वे का उपयोग करके पक्षी की जो प्रजातियां हैं ये कहाँ कहाँ वितरित है, कहाँ कहाँ इनकी संख्या, इसकी मैपिंग करता है। इसका शुभारंभ वालपोई में आयोजित गोवा के नवे बर्ड फेस्टिवल के दौरान किया गया। इस फेस्टिवल का विषय था शानदार महादेई। याद रखें कि बर्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य गोवा है, पहला हो जाएगा केरला। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो 2026 का रिलीज किया गया, भारत को चौथे स्थान पर इसमें रखा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अमेरिका फिर से नंबर 1 है, रशिया चाइना दूसरे तीसरे स्थान पर है, भारत फिर से चौथे स्थान पर। मतलब कि भारतीय सेना यहाँ पर 4th मोस्ट पावरफुल बताई गई है। 28 फरवरी 2026 को प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 8 चीता को किस राज्य के कुनो नेशनल पार्क में लाया गया। तो कुनो नेशनल पार्क ये श्योपुर में है। कहां पर, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 8 नामीबियाई चीतों को सबसे पहली बार लाया गया था 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 17 सितंबर अपने बर्थडे के दिन। इस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। और अब इसी कड़ी में
28 फरवरी को बोत्सवाना, जो कि अफ्रीकी कंट्री, यहाँ से 8 चीतों को और लाया गया है। इन सभी चीतों को मध्य प्रदेश के कुनु नेशनल पार्क में बसाया गया। इसके पहले 18 फरवरी 2023 को भी साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए गए। अगला सवाल है, किसने केरला को हरा करके 79 नंबर की संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता है? तो ये जीत लिया है सर्विसेज ने। हराया किसे? केरला को 1-0 से हरा करके। असम के ढाकुआखाना स्टेडियम में ये खेला गया। ये सर्विसेज का 8वां संतोष ट्रॉफी खिताब था। संतोष ट्रॉफी पूछा जाए किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। शनाए ताकाइची हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीती हैं? तो ये जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अभी हमने कुछ दिन पहले करंट अफेयर में देखा भी था कि ये रिसेंटली भारत के दौरे पर भी आई हुई थी। अगला सवाल है, बड़ी स्क्वाड्रन संयुक्त हवाई अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये साउथ कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में रिसेंटली आयोजित किया गया था। 9 से 13 फरवरी तक प्योंगटेक स्थित ओसान वायुसेना हवाई अड्डे पर। ये बटालियन स्तर का अभ्यास है जो दोनों वायु सेनाओं के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अगला सवाल है, मॉन्स माउंटेन को किस भारतीय मिशन के लिए संभावित लैंडिंग क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा चंद्रयान 4, जो इसरो है, भारत की स्पेस एजेंसी। इसके अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के वैज्ञानिकों ने भारत के पहले चंद्र नमूना वापसी मिशन चंद्रयान 4 के लिए मॉन्स माउंटेन को लैंडिंग स्थल के रूप में चुना है। ये जो मॉन्स माउंटेन है, ये चंद्रमा के साउथ पोल के पास स्थित 6000 मीटर ऊंचा पर्वत है, जिसका अधिकांश भाग है जो कि ये समतल है और सुरक्षित लैंडिंग के लिए भी उपयुक्त है। ये दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है और इसका नाम नासा के जो गणितज्ञ रहे हैं मिल्बा रॉय माउंटेन के नाम पर रखा गया। तो क्वेश्चन है कि मॉन्स माउंटेन किस भारतीय मिशन के लिए संभावित लैंडिंग क्षेत्र के रूप में पहचाना गया? तो चंद्रयान 4 इसका राइट आंसर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज करी है करप्शन इंडेक्स 2025, जिसमें कि दुनिया के सबसे भ्रष्टाचार वाले देशों में भारत को 91 प्लेस पर रखा गया है, 39 के स्कोर के साथ 182 देशों की लिस्ट में। टॉप पर इसमें डेनमार्क है, यानी कि ऐसी कंट्री जहां पर करप्शन सबसे कम है। डेनमार्क के बाद फिनलैंड और सिंगापुर है, लेकिन सबसे अधिक यदि पूछा जाए करप्शन कहां पर है, तो ये सबसे अधिक करप्टेड कंट्रीज की भी लिस्ट यहां से मैंने मेंशन करी है। टॉप 10 जहां करप्शन कम है, टॉप 10 जहां करप्शन सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, किस राज्य को वित्त वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य घोषित किया गया? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान देश के कुल ऊन उत्पादन में लगभग 45 to 47% से अधिक का योगदान देता है, जो देश के ऊन उद्योग में शीर्ष स्थान पर है। और राजस्थान के बाद जम्मू कश्मीर दूसरा, गुजरात तीसरा और महाराष्ट्र का फिर स्थान है। राज्य की मारवाड़ी और चोकला जैसी देशी भेड़ की नस्लें उच्च गुणवत्ता वाले ऊन के लिए जानी जाती है। किस शहर में भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया है? तो ये बनाया गया है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। मुंबई के कोस्टल रोड में एक 500 मीटर लंबे हिस्से को इस तरह डिजाइन किया गया कि तय स्पीड पर गाड़ी चलाते ही फेमस बॉलीवुड सॉन्ग जय हो ये सुनाई देता है। ए आर रहमान का ये गाना है। ये भारत की पहली म्यूजिकल रोड है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चरल क्रिएटिविटी का शानदार कॉम्बिनेशन है जो कि पेश करती है। फ्रांस ने किस देश के साथ मिलकर के चर्चे में रही स्कैल्प मिसाइल को बनाया है? तो स्कैल्प मिसाइल फ्रांस ने बनाया है, किसके साथ मिलकर के? ब्रिटेन के साथ मिलकर के। स्कैल्प मिसाइल जिसे ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है, फ्रांस ने यूके के साथ मिलकर के डेवलप करी है। ये एक लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है जिसे एमबीडीए कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है। मुख्य रूप से फ्रांस और ब्रिटेन की सेनाओं द्वारा उपयोग की जाती है। तो साझेदार देश इसमें फ्रांस ब्रिटेन है। चर्चे में इसलिए है क्योंकि यह मिसाइल यूक्रेन में रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होने के कारण चर्चे में थी। ये एक स्टेल्थ यानी कि अदृश्य मिसाइल है जो राडार से बचने में सक्षम है। तो फ्रांस और ब्रिटेन की साझेदारी में ये बनाया जा रहा है। किस स्थान पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियों के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की गई? दिल्ली गवर्नमेंट लेकर के आई है लखपति बिटिया योजना। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार की बेटियां हैं इन्हें इनके जन्म से लेकर के इनके ग्रेजुएशन तक फाइनेंशियल हेल्प करना। ऐसे में क्या होगा कि इसमें चरणबद्ध तरीके से बेटियों के खाते में 56,000 जमा किए जाएंगे जो मैच्योर होने पर 1 लाख रुपए तक या इससे अधिक हो जाएंगे। किस देश को जर्मनी में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर जिसका नाम बायोफैक्ट 2026 है, इसमें कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया?
तो अपना ही देश भारत इसमें कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है, जो कि 10 से 13 फरवरी तक न्यूरम्बर्ग जर्मनी में आयोजित किया गया। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत अपेडा ने भारत की भागीदारी का आयोजन यहाँ पर किया गया था। और भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास सम्मेलन 2026 जो कि आयोजित किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ये इसमें मल्टीपल कंट्रीज की जो नेवी है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और 15 से 25 फरवरी तक इसका 13वां एडिशन आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी सौहार्द, सहयोग, सहभागिता। पार्टिसिपेट करने वाले मल्टीपल कंट्रीज रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, रशिया, साउथ अफ्रीका और अन्य देश। पर्पस है पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास, समुद्री बचाव अभियान और आपसी सहयोग को मजबूती प्रदान करना। हाल ही में आया जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था गेजानी, हाल ही में यानी कि फेब के महीने में इसने किस देश में भीषण तबाही मचाई? तो मेडागास्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा की गति यहाँ पर 195 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक रही है, जिसके कारण व्यापक तबाही हुई। 20 प्लस लोगों की जान गई, 33 लोग इसमें घायल हुए और हजारों की संख्या में लोगों को यहाँ पर पलायन करना पड़ा है। नेक्स्ट है भारत की रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, ये जो राफेल विमान है ये फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी से भारत ऑलरेडी ले चुका है। कब लिया था? इंडियन एयरफोर्स के लिए लिया था। कुल 36 राफेल विमान की डिलीवरी इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, लेकिन अब भारत इसी कंपनी से राफेल एम विमान लेने जा रहा है। किसके लिए? इंडियन नेवी के लिए। तो 36 ले चुका एयरफोर्स के लिए, 26 ले चुका मतलब ले रहा है नेवी के लिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत फिर से फ्रांस लड़ाकू विमान जो खरीदने जा रहा है, राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदने जा रहा है। कितने? तो 114 इनकी संख्या हो जाएगी। इस डील की कीमत लगभग 3.2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। एयरफोर्स के पास पहले से ही 36 राफेल विमान है, जैसा कि मैंने बताया, जबकि नौसेना के पास 26 राफेल एम विमान का ऑर्डर यहां पर दिया गया है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया? तो आंसर इसका हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर डी। ये पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से कनेक्ट करता है और क्षेत्र की कनेक्टिविटी को नई गति देता है। ये पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है और इसके चालू होने से गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय घट करके मात्र 7 मिनट का रह जाएगा। सवाल 45 है पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा यानी कि इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किस राज्य के मोरान में किया गया? तो इसका आंसर भी असम ही हो जाएगा। ये पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा है। 4.2 किलोमीटर लंबी जो हवाई पट्टी भारतीय वायुसेना के समन्वय से बनाई गई है। ये सुविधा सुखोई यानी कि Su-30M की आई और राफेल जैसे लड़ाकू विमान को संभालने में सक्षम है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में त्वरित सैन्य तैनाती और आपदा प्रतिक्रिया क्षमता को ये बढ़ाती है। अगला सवाल है नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का विषय क्या रहा है? तो दिल्ली में भारत मंडपम में इस साल फरवरी के महीने में आयोजित किया गया था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, जिसकी जो थीम रही थी एआई फॉर ऑल, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सवाल 47 है इन सीटू हवाई अभ्यास 2026 का भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया? तो थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 9 से 13 फरवरी तक अंडमान निकोबार में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान अवेक्स AEW&C और EL-78 रिफ्यूलर ने पार्टिसिपेट किया। और जिन दो देशों के बीच आयोजित किया गया ये भारत थाईलैंड है, जहां आयोजन किया गया ये अंडमान निकोबार है। अगला सवाल है डेविड जे फार्बर जिन्हें अक्सर इंटरनेट का जनक कहा जाता है किस प्रमुख नेटवर्किंग फ्रेमवर्क के प्रारंभिक विकास से जुड़े थे? तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल से जुड़े थे। अभी चर्चे में इसलिए आए क्योंकि 91 की उम्र में रिसेंटली इनका निधन हुआ, यानी कि फेब के महीने में। भारत ने लिम्फेटिक फाइलराइसिस जिसे आप हाथी पांव भी कहते हैं इसे खत्म करने के लिए समय सीमा जो निर्धारित करी है ये है 2027 की। जिसे आप हाथी पांव कहते हैं, देख रहे हैं एक पांव यहाँ पर मोटा हो जाता है। तो पहले तो ये लक्ष्य 2030 तक का था जो वैश्विक लक्ष्य पूरी दुनिया का, लेकिन भारत फाइलराइसिस को खत्म करने का लक्ष्य 2027 तक का रखा है। और ये शरीर के अंगों में अत्यधिक सूजन पैदा करती है, इसलिए तो इसे हाथी पांव नाम दिया गया है। हाथी जैसा पैर इसमें मोटा हो जाता है। भारत ने जो टीबी मुक्ति का लक्ष्य है 2025 रखा, मलेरिया मुक्ति का 2030 रखा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के नए कैंपस का जो नाम है ये हो जाएगा सेवा तीर्थ। फेब के महीने में ये नाम चेंज किया गया है। सेवा तीर्थ 1 ये प्रधानमंत्री कार्यालय है, सेवा तीर्थ 2 ये कैबिनेट सचिवालय है, सेवा तीर्थ 3 जो है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय का नाम है। नेक्स्ट है बांग्लादेश के जो अगले प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम तारिक रहमान हो जाएगा। हालांकि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाला वीडियो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगी। बांग्लादेश में 2026 के आम चुनाव के बाद अगले प्रधानमंत्री तारिक रहमान बने हैं। इनकी पार्टी ने मेजोरिटी हासिल करी है और इससे दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया बदलाव माना गया। भारत ने वर्ष 2026 में गेहूं के निर्यात को अनुमति दे दी है कि अन्य कंट्रीज में भी इसका एक्सपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके पहले भारत ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा था 2022 से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए केंद्र सरकार ने यहाँ पर फरवरी 2026 में 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के साथ साथ 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि गेहूं से बनने वाले प्रोडक्ट्स में आटा, सूजी वगैरह, इसके एक्सपोर्ट को अनुमति दे दी। इससे पहले सरकार ने मई 2022 में इस अनाज के शिपमेंट पर बैन लगाया था और केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में गेहूं की जो कम कीमत है, कम कीमतों और बेहतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसके निर्यात को यानी कि इसके एक्सपोर्ट को अनुमति दे दी है। भारत में व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला जो पहला राज्य बना इसका नाम केरला हो जाएगा। केरल ऐसा पहला राज्य बना भारत का जिसने अगले 25 वर्षों के लिए एक व्यापक शहरी नीति अपना ली है। इसकी घोषणा 2023-24 के बजट में की गई और राज्य मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दे दी है। केरल शहरी नीति आयोग का गठन दिसंबर 2023 में किया और मार्च 2025 में यानी कि लास्ट ईयर इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस आयोग का यह अनुमान है कि 2050 तक केरल का 80% हिस्सा है जो कि अर्बनाइज्ड हो जाएगा यानी कि शहरीकृत हो जाएगा। ये नीति जलवायु अनुकूल शहरों, वैज्ञानिक योजना और विकेंद्रीकृत अनुशासन को बढ़ावा देती है। किसे बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया, तो यहां से स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश में 39 नंबर का अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये इथियोपिया अदिस अबाबा में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और फरवरी के महीने में आयोजित किया गया अफ्रीकी संघ के मुख्यालय में, जिसमें महाद्वीप के यानी कि अफ्रीका के 55 देशों के नेताओं ने राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक दबाव और युवा असंतोष जैसी चुनौतियों पर डिस्कशन किया है। भारत में तो युवा असंतोष जैसे मुद्दे का कोई डिस्कशन हो ही नहीं रहा है। इतने लाठी चार्ज हो रहे हैं, स्टूडेंट को जो कष्ट दिया जा रहा है, पेपर लीक करते हुए, एग्जाम कैंसिल करते हुए, पोस्टपोन करते हुए, इस पर ध्यान नहीं केंद्रित किया जा रहा है। अदिस अबाबा जहां इसका आयोजन किया गया, ये इथियोपिया की कैपिटल है। यहाँ के मुद्दे हैं सिक्योरिटी, आर्थिक एकीकरण, जल संसाधन प्रबंधन और युवाओं का नेतृत्व भी यहाँ पर एक अहम मुद्दा रहा है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, पूछा जा रहा है इसके नए सीएमडी जो कि फरवरी में बने दीपक गुप्ता। हाल ही में खबरों में रही जो विक्टोरिया झील है किस महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो कि आप देख पा रहे हैं युगांडा, केन्या और तंजानिया से बॉर्डर शेयर कर रही है। इसी विक्टोरिया लेक से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। तो जिन कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है ये तो मैंने बता दिया, चर्चे में इसलिए आई क्योंकि शैवालों के अधिक पनपने के कारण इसे पारिस्थितिकी नुकसान उठाना पड़ा है। और इसे केन्या में विक्टोरिया न्यांजा, युगांडा में नालुबाले, तंजानिया में उकेरवे के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा इसे पार करती है। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर लेक के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठी झील का ये एग्जाम्पल है। अगला सवाल है बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आयोजन इसका तेलंगाना हैदराबाद में किया गया था। फरवरी के महीने में इसका जो 23वां एडिशन था, जिसमें कि उद्योग जगत, शिक्षा जगत, गवर्नमेंट और नियामक एजेंसियों के वैश्विक नेताओं ने पार्टिसिपेट किया है। ये हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी टेक बायो अनलीज्ड एआई ऑटोमेशन और लाइफ साइंसेस में क्रांतिकारी बदलाव, यानी कि टेक बायो अनलीज्ड एआई रेवोल्यूशनाइजिंग ऑटोमेशन एंड लाइफ साइंसेस। भारत और फ्रांस के सहयोग से एयरबस H125 असेंबली लाइन का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया, तब इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। भारत के रक्षा एविएशन सेंटर में एक बड़ा कदम उठाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वर्चुअली भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर सुविधा का उद्घाटन किया है। एयरबस 125 हेलीकॉप्टरों के लिए फाइनल असेंबली लाइन कर्नाटक के मुगल औद्योगिक क्षेत्र में यानी कि बैंगलोर के पास स्थापित की गई है। ये सुविधा प्रारंभ में हर साल जो है ये 10 H-125 यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिवर्ष 10 H-25 हेलीकॉप्टर को उत्पादन करेगी और घरेलू एवं निर्यात बाजारों की जरूरतों को पूरा करेगी। इससे भारत में हेलीकॉप्टर के मैन्युफैक्चरिंग को, इसके निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। तो आंसर कर्नाटक है। किस केंद्रीय मंत्री ने एआई आधारित किसान प्लेटफॉर्म जिसका नाम भारत विस्तार है ये लॉन्च किया? तो ये कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा फेब के महीने में लॉन्च किया गया। भारत विस्तार, देखिए विस्तार की फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस। ये प्लेटफॉर्म किसानों को मौसम की जानकारी, मंडी भाव, सरकारी योजना अपडेट, फसल प्रबंधन आदि की जानकारी देता है। बिलिंडा क्लार्क अवार्ड जो 2025-26 का था, इससे सम्मानित की गई है ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। लगातार दूसरी बार यह अवार्ड इन्होंने जीता है। यह अवार्ड ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार है जो पिछले 12 महीने में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 62 नंबर का जो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन रहा 2026 का, इस दौरान गठित G4 ग्रुप में कौन कौन से देश शामिल हैं? देखिए G4 कंट्रीज याद रखने की ट्रिक है बिग जापान, यानी कि जापान तो है ही। देखिए कहां कहां पर जापान है। ऑप्शन डी में जापान नहीं, हटा दीजिए। ऑप्शन बी में भी नहीं है तो हटा दीजिए। तुक्का मारेंगे तो ऑप्शन या तो ए हो सकता है या तो सी। तो जापान है, ये क्लियर है। बी का मतलब है यहाँ पर ब्राजील, आई का मतलब है इंडिया और जी का मतलब यहाँ जर्मनी है। ब्राजील, इंडिया, जर्मनी कहाँ दिख रहा है? ब्राजील, इंडिया, जर्मनी और जापान तो पहले से ही है। तो ये G4 के पार्ट हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो म्यूनिक में आयोजित म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जो फैब में आयोजित किया गया, इसमें इन्हीं G4 देशों की बैठक रही है जिसमें भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया है विदेश मंत्री अजय जयशंकर ने। ये एक ऐसा ग्रुप है G4 का जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी स्थायी सदस्यता चाहते हैं। अब आपको मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वैसे तो केवल 5 परमानेंट मेंबर कंट्री हैं, 10 इसमें अस्थायी है। इसी 10 में भारत शामिल है और अन्य ये भी कंट्री शामिल है। तो ये चाहते हमें भी परमानेंट सीट मिले। परमानेंट सीट मिलेगी तो इन्हें वीटो पावर मिल जाएगी। तो इसी के लिए इन 4 देशों ने अपना ग्रुप बना करके रखा हुआ है। 16 फरवरी 2026 को लगातार दूसरे वर्ष CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है समीर कनोडिया ने जीता है। समीर कनोडिया लुमिना डेटामेटिक्स के MD हैं। 2026 में लगातार दूसरा अवार्ड इन्हें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस वर्ष को भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष घोषित किया? आंसर इसका 2026 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। दोनों देशों का जो मुख्य लक्ष्य है स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा, टेक्नोलॉजी और AI की साझेदारी, शोध नवाचार में संयुक्त परियोजनाएं, साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने महिला किसानों से जुड़े वैश्विक प्रयासों को भी बढ़ावा देने का आह्वान किया है। भव्य भारत भूषण अवार्ड की शुरुआत किस फाउंडेशन ने की है? तो ईसा फाउंडेशन के द्वारा फेब के महीने में की गई, जिसके जो संस्थापक हैं जग्गी वासुदेव, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा ये की गई है। ये राष्ट्रीय सम्मान भारत के विकास और समृद्धि में असाधारण, यहाँ पर माफ कीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ कैटेगरियां मेंशन है, जैसे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र के लिए दिया गया है यहाँ पर नंबी नारायण और S किरण कुमार को। शास्त्रीय कला के क्षेत्र में अल्ला मेरवल्ली और एन राजम को मिला। साहित्य की कैटेगरी में विक्रम संपत, खेल के लिए साइना नेहवाल और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेवा के लिए सशस्त्र बलों को सम्मानित किया गया। वसई कैथेड्रल पूछा जा रहा है किस राज्य में है जिसे संरक्षण के लिए यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इसके उत्कृष्ट जीर्णोद्धार यानी कि रिनोवेशन और संरक्षण के लिए इसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है। यह ऐतिहासिक चर्च जो है ये वसई में स्थित है। वसई आपके महाराष्ट्र में पालघर जिले में स्थित है। महत्व क्या है? तो ये महाराष्ट्र में ईसाई धर्म के प्रसार का एक प्रमुख जीवित प्रमाण है। इटली में आयोजित किया गया विंटर ओलंपिक 2026, इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने।
नॉर्वे ने यहाँ पर कुल मिलाकर के 18 गोल्ड जीते हैं। कुल तो 41 मेडल है, 18 गोल्ड, 12 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज है। दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे स्थान पर यहाँ पर नीदरलैंड। खुद जो मेजबान देश है इटली यहाँ पर चौथे स्थान पर रहा है। निम्नलिखित में से किसे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो हरशरण कौर नेत्रन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने फरवरी के महीने में अपना पदभार ग्रहण किया है, 2 साल का इनका कार्यकाल होगा। अगला सवाल है, मिशन दृष्टि किस भारतीय स्पेस ट्रैक स्टार्टअप की पहल है? तो गैलेक्सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चर्चे में इसलिए आए क्योंकि मिशन दृष्टि ये भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप की, जिसका नाम गैलेक्सी है, इसकी महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह माना जा रहा है, जिसे डेवलप किया है गैलेक्सी ने। इसकी इमेजिंग क्षमता की यदि बात करें तो लगभग 1.5 मीटर रेजोल्यूशन के साथ दिन रात तथा हर मौसम में निगरानी रखती है। ये रक्षा निगरानी, कृषि विश्लेषण, आपदा प्रबंधन, सीमा सुरक्षा और शहरी योजना के लिए सटीक और रियल टाइम डेटा प्रदान करती है। पूर्वोत्तर राज्य में पहला चावल महोत्सव विरासत के अनाज, ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये जो चावल का महोत्सव था, नागालैंड ने जिसकी मेजबानी करी थी। 26-27 फरवरी तक ये कृषि एक्सपो केंद्र में आयोजित किया गया। ये महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के पारंपरिक चावल की किस्मों, कृषि उपकरण और बीज संरक्षण पद्धतियों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से कनेक्ट करने के लिए युविका 2026 प्रोग्राम किसने शुरू किया? तो इसरो का ये प्रोग्राम है, जिसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। वायु यानी कि युविका, युवा माफ कीजिएगा, युवा, वीई यानी कि वैज्ञानिक, के ए यानी कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। कक्षा 9 के छात्रों के लिए, मतलब ऐसे बच्चे जो साइंस और टेक में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए परियोजना है। कक्षा 9वीं के छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। 2 सप्ताह का एक हॉस्टल इसमें फैसिलिटी दी जाएगी, आवासीय कार्यक्रम है। इसमें इसरो के सेंटरों को विजिट करने का मौका मिलेगा, वैज्ञानिकों से बातचीत करने का, और उनके जो एक्सपीरियंस है ये साझा यहाँ पर किए जाएंगे। नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? हालांकि अपॉइंटमेंट वाली स्लाइड में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, नीति आयोग के जो सीईओ हैं, जो पहले बीवीआर सुब्रमण्यन थे, इन्हीं का स्थान ले लिया है निधि छिब्बर ने। वैसे इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष अशोक लाहड़ी बने। किस राज्य में भारत का पहला जाति मुक्त गांव विकसित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। महाराष्ट्र में जो अहिल्या नगर है, यहाँ स्थित सौंदला गांव कास्ट फ्री विलेज, मतलब कि यहाँ कास्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। जाति आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए केवल मानवता ही एक जाति है, ये मानकर के ये प्रस्ताव लाया गया, जो कि बहुत ही अच्छी पहल है। अगला सवाल है, नेसेट किस देश की संसद है जिसे संबोधित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं? ये बनने वाले नहीं, बन चुके। नेसेट इजरायली संसद का नाम है। इसे संबोधित किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, और इसे संबोधित करने वाले ये देश के पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अच्छा, इसके पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2015 में नेसेट को संबोधित कर चुके हैं। 79 नंबर का जो बाफ्टा पुरस्कार है 2026 का, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है वन बैटल आफ्टर अनदर ने। इसमें अन्य कैटेगरीज रही, जिसकी बेस्ट एक्टर रहे रॉबर्ट अरामेयो, एक्ट्रेस रही जेसी बकले, सपोर्टिंग एक्टर में शॉन पेल, एक्ट्रेस में वुन्मी मासाकू, उत्कृष्ट नवोदयन फिल्म चुनी गई है माय फादर शैडो, बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड मिला डेम डोना लैंगली को, और सिनेमा में उत्कृष्ट ब्रिटिश योगदान के लिए अवार्ड मिला है क्लियर विंस को। केंद्र सरकार ने नागालैंड के पूर्व 6 जिलों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक अथॉरिटी का गठन किया। इस अथॉरिटी का नाम है फैंटा। अब ये फैंटा क्या है? FNTA। इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फुल फॉर्म बनती है फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। तो केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इनको के बीच फेब के महीने में एक त्रिपक्षीय यानी कि तीनों के बीच में ये समझौता रहा है, जिसके तहत ये जो FNTA यानी कि फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी नाम से एक अर्ध स्वायत्त प्रशासनिक प्राधिकरण है, जो कि ये बनाया गया है, यानी कि सेमी ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आप कह सकते हैं। इस प्राधिकरण को पूर्वी नागालैंड के 6 जिलों में अधिक निर्णय और वित्तीय शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। अगला सवाल है, किस देश ने वुमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार 2026 का खिताब जीता? तो ये भारत ने जीता है दूसरी बार। किसे हरा करके? तो बांग्लादेश को हरा करके भारत इसमें विजेता रही है। 46 रनों से जीत हासिल की भारत ने। भारत के लिए तेजल
हसबनीस ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली, जिसके बाद इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। इसमें भारतीय टीम को रिप्रेजेंट किया है कि कप्तान रही है राधा यादव, जबकि बांग्लादेश टीम की कप्तान फहीमा खातून रही हैं। रॉबर्ट जेटन किस देश के पहले समलैंगिक यानी कि गे प्रधानमंत्री बने हैं? तो नीदरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। गे यानी कि पुरुष को पुरुष में जब इंटरेस्ट हो तो उसे गे कहा जाता है, और यदि महिला को महिला में इंटरेस्ट हो तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। और इन्हें ओपनली वैसे एक्सेप्ट किया गया है। ये नीदरलैंड के पहले गे प्रधानमंत्री बने हैं। ये डेमोक्रेट D66 पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश HIV से बचाव के लिए लोनाका पाविर दवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो जिम्बाब्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम्बाब्वे ने HIV रोकथाम के लिए 6 महीने में एक बार लेने वाली इंजेक्शन, जिसका नाम है लोनाक पाविर, ये शुरू करके दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया। इसे कैलिफोर्निया स्थित जैव औषधि कंपनी गिलीड साइंसेज ने डेवलप किया है। बेलाग्राम भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना। पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो बेलाग्राम है ये महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के भंडारा जिले में स्थित है। सामुदायिक नेतृत्व वाली जलवायु पहलों के माध्यम से ये भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है। इस बेलाग्राम पंचायत ने शादियों और त्योहारों के दौरान 90,000 से अधिक पेड़ लगाए। नेट जीरो का मतलब क्या होता है? जितनी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन किया जाए उतनी ही मात्रा में इसे कंट्रोल कर लिया जाए। कैसे? ग्रीनरी को प्रमोट करते हुए। एकमात्र तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है धर्म गार्जियन, इसका 7वां एडिशन उत्तराखंड में शुरू किया गया। तो जहां कहीं गार्जियन शब्द लिखा है ये भारत की जापान के साथ एक्सरसाइज है। वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, जिमैक्स, शिन्यू मैत्री, ये चारों एक्सरसाइज भारत की जापान के साथ है। एडिशन है 7वां। हुआ कहां पर है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन, जो कि इजराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल पाने वाले पहले वैश्विक नेता बने? आंसर इसका नरेंद्र मोदी जी है। मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड कराया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जिन 35+ कंट्रीज ने अपना सम्मान दिया है, कंट्री प्लस ऑनर, ये सब कुछ प्रोवाइड करा रखा है। आप सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया है। और इन्हें स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता बने, यानी कि दुनिया के पहले नेता। कंफ्यूज नहीं हो, टेलीग्राम में आपको PDF में शेयर कर दूंगी शाम तक। कल्याणी मैम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर लें। RBI का दूसरा डेटा सेंटर किस स्थान में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, स्थापित तो होना है ये भुवनेश्वर में, जो कि ओडिशा की कैपिटल है। पूछा जाए पहला डेटा सेंटर इसका, तो फिर ये मुंबई में है। इसका उद्देश्य क्या है? UPI और RTGS जैसी डिजिटल सुविधाओं की सुरक्षा करना, साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा देना। और RBI का देखिए पहला डेटा सेंटर लिखा भी हुआ है, कहां पर है? तो ये मुंबई में हो जाएगा। RBI का फॉर्मेशन ईयर 1 अप्रैल 1935, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर है वर्तमान में। निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा चर्चे में रही CM-302 मिसाइल विकसित की गई? तो आंसर इसका चाइना हो जाएगा। तो ये CM-302 जो है एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। इसे चाइना की कंपनी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इसे YJ-12 का एक्सपोर्ट वर्जन माना जाता है। इसकी मारक क्षमता करीब 280 to 290 किलोमीटर बताई जा रही है। ये मिसाइल मैक 2.5 से मैक 4 की रफ्तार से उड़ सकती है। समुद्र की सतह से बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। इससे दुश्मन की रडार के लिए, इसीलिए दुश्मन की रडार से पकड़ना इसे मुश्किल हो जाता है। कितने साल के बाद भारत निर्वाचन आयोग और जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, यानी कि केंद्र और राज्य के निर्वाचन आयोगों का जो राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन था, ये दिल्ली में आयोजित किया गया। तो 27 वर्षों के अंतराल के बाद केंद्र और राज्य के जो निर्वाचन आयोग है ये एक मंच पर आए हैं। भारत मंडपम में ये आयोजित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने करी है। यदि बात की जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, फॉर्मेशन ईयर है 25 जनवरी 1950, इसलिए 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे के रूप में। आर्टिकल 324 से 329 के बीच इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। देश के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे इनका नाम सुकुमार सेन था। अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार। लेकिन ज्ञानेश कुमार के अलावा 2 अन्य आयुक्त हैं, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। साथ ही वीडियो को लेकर के आपके जो फीडबैक है वो भी शेयर करें। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।